स्वागत है। आज हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो अंतरिक्ष की दुनिया के एक बिल्कुल नए और कहना चाहिए कि एक अदृश्य खतरे के बारे में है। सही कहा। जब भी हम सभी स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस भारी भरकम रॉकेट्स आते हैं या फिर प्रोपल्जन सिस्टम्स और सैटेलाइट लॉन्च की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल, आग उगलते हुए रॉकेट्स। हाँ, लेकिन आज का हमारा विषय इस फिजिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा आगे का है। आज हम उन सैटेलाइट्स की उनकी डिजिटल सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा आज का स्रोत है द सर्टेन स्पेस साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी फ्रेमवर्क, मतलब द सर्टेन स्पेस साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी फ्रेमवर्क। हमारा मिशन आज ये समझना है कि भारत का जो बढ़ता हुआ अंतरिक्ष इकोसिस्टम है, जो अब तक सिर्फ फिजिकल रूप से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा था, का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहता था कि किसी तरह पेलोड को सुरक्षित रूप से ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाए। मतलब सिर्फ लॉन्च पर फोकस था। बिल्कुल, सारा बजट और सारा रिसर्च सिर्फ सर्वाइवलेबिलिटी पर खर्च होता था। मतलब लॉन्च के झटकों से कैसे बचें, अंतरिक्ष के रेडिएशन से कैसे बचें। अच्छा। लेकिन अब जब हमारे सैटेलाइट्स पूरी तरह से सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो गए हैं, मेरा मतलब है कि वो पूरी तरह सॉफ्टवेयर से चलते हैं, तो खतरा सिर्फ एस्ट्रॉइड्स या सोलर फ्लेयर्स का नहीं रह गया है। अब खतरा हैकर्स का है। जी, सूचना के इस युग में अंतरिक्ष प्रणालियों को दुर्भावनापूर्ण कोड्स और हैकर से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालना। सही बात है। और सर्टन का ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये इसी डिजिटल खतरे को पहचानने और उससे निपटने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोडमैप है। अगर हम इस एडवाइजरी के सबसे डराने वाले हिस्से पर आए, तो वो है थ्रेट असेसमेंट वाला भाग। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। मैंने जब स्रोत सामग्री पढ़ी तो उसमें कई विशिष्ट साइबर खतरों का जिक्र था, जैसे कि सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग, अनधिकृत कमांड अपलिंक, ग्राउंड स्टेशन से समझौता और फर्मवेयर में हेरफेर। अब देखिए, सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग तो फिर भी मतलब जाने पहचाने शब्द लगते हैं। हाँ, ये हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, मिलिट्री या एविएशन टेक में हम ये सुनते रहते हैं। लेकिन जब मैं अनधिकृत कमांड अपलिंक के बारे में पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल आया कि अंतरिक्ष में 500 या 1000 किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट तैर रहा है, उस तक कोई हैकर पहुंचेगा कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब वहां पर कोई फिजिकल नेटवर्क केबल तो जुड़ी नहीं है कि कोई बस प्लग इन करे और आसानी से सिस्टम में घुसपैठ कर ले। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये शब्द केवल तकनीकी जार्गन नहीं है, इनका सीधा असर होता है। वो कैसे? देखिए, सैटेलाइट और हमारी धरती के बीच जो भी बातचीत होती है, वो पूरी तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF सिग्नल्स के जरिए होती है। ओके। अनधिकृत कमांड अपलिंक का सीधा अर्थ है कि कोई बाहरी व्यक्ति किसी सैटेलाइट को अपने नियंत्रण में ले सकता है। बाप रे। होता यह है कि कोई हैकर धरती पर ही एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमीटर या एंटीमा सेटअप कर लेता है। अच्छा, धरती से ही? बिल्कुल। और फिर वह उसी फ्रीक्वेंसी को टारगेट करता है जिस पर सैटेलाइट अपने असली ग्राउंड स्टेशन से कमांड्स रिसीव कर रहा होता है। अब अगर हैकर का सिग्नल ऑथेंटिक ग्राउंड स्टेशन के सिग्नल से ज्यादा मजबूत है, यानी ज्यादा लाउड है, तो सैटेलाइट उस हैकर के सिग्नल को ही असली मान लेता है। तो सैटेलाइट को लगता है कि असली कमांड आ रही है। हाँ, और अगर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कमजोर हैं, तो हैकर सैटेलाइट के थ्रस्टर्स ऑन करके उसका ऑर्बिट बदल सकता है, उसके सेंसर शट डाउन कर सकता है, या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, उसे पूरी तरह से डीकमीशन भी कर सकता है। यानी हैकर को किसी सिस्टम में फिजिकली हैक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बस असली सिग्नल को अपने नकली लेकिन ज्यादा पावरफुल सिग्नल से ओवरपावर करना है। सही कहा। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा लगता है। और एडवाइजरी में ग्राउंड स्टेशन से समझौता का भी जिक्र है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज ऑफ ग्राउंड स्टेशन। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये हैकर्स के लिए सबसे आसान रास्ता होगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ग्राउंड स्टेशन तो आखिरकार धरती पर मौजूद सर्वर्स का ही एक नेटवर्क है ना, जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अंतरिक्ष में मौजूद किसी हार्डवेयर को हैक करने से कहीं ज्यादा आसान है धरती पर मौजूद उस कंप्यूटर को हैक करना है जो उस हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो यही है। खतरे केवल अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशंस पर भी हैं। ये ग्राउंड स्टेशंस भी उसी तरह के IT इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी आम बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में होता है।
अब मान लीजिए अगर हैकर किसी ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटर को एक साधारण सी फिशिंग ईमेल भेजता है, जैसे आम लोगों को आती है। हाँ, और वो उस लिंक पर क्लिक कर देता है, तो हैकर नेटवर्क का एक्सेस ले लेता है। फिर वो लेटरल मूवमेंट करते हुए सीधे सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच सकता है। मतलब एक मामूली सी ईमेल पूरी सैटेलाइट को हैक करवा सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा एडवाइजरी में फर्मवेयर में हेरफेर का जो बिंदु है, वो अंतरिक्ष के संदर्भ में एक अलग ही स्तर का खतरा है। हाँ, फर्मवेयर मैनिपुलेशन को लेकर मैं भी सोच रही थी। अगर धरती पर किसी सर्वर का फर्मवेयर करप्ट हो जाए या हैक हो जाए, तो हम सर्वर को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। या आईटी टीम जाकर उसे ठीक कर सकती है। हाँ, आईटी टीम जाकर उस पार्ट को रिप्लेस कर सकती है। लेकिन अगर किसी हैकर ने सैटेलाइट के फर्मवेयर में कोई मैलिशियस कोड डाल दिया, तो क्या होगा? तो वहां अंतरिक्ष में तो कोई टेक्नीशियन नहीं जा सकता ना उसे फिक्स करने। यही अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे तकनीकी भाषा में डिस्टेंस एंड एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। दूरी की समस्या। हाँ, अगर फर्मवेयर अपडेट के दौरान कोई मैलिशियस पैकेट इंजेक्ट कर दिया गया और सैटेलाइट ने उसे बूट कर लिया, तो वो सैटेलाइट हमेशा के लिए एक डेड बॉक्स या कहें कि अंतरिक्ष का कचरा बन सकता है। वो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसीलिए सर्टन की इस गाइडलाइन में सिक्योर बाय डिजाइन अप्रोच पर इतना जोर दिया गया है। सिक्योर बाय डिजाइन जब हम इसकी बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब पुराने सैटेलाइट्स को अपडेट करना है? नहीं, इसका दायरा उससे अलग है। या ये पूरी तरह से एक नई शुरुआत की बात कर रहा है, क्योंकि स्रोत सामग्री में लिखा है कि इस फ्रेमवर्क को सर्टन और SIA इंडिया यानी सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मिलकर तैयार किया है। हाँ, ये एक जॉइंट एफर्ट है। एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर और एक इंडस्ट्री बॉडी का साथ आना ये दिखाता है कि वे सिर्फ नियम थोपना नहीं चाहते। बिल्कुल सही। बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं। ये जो सहयोग है, ये इस पूरी एडवाइजरी का सबसे मजबूत पक्ष है। इसका मुख्य लक्ष्य एक लचीलापन, जवाबदेही और यही सिक्योर बाय डिजाइन आर्किटेक्चर विकसित करना है। यानी सुरक्षा को बाद में जोड़ने के बजाय सिस्टम के निर्माण के समय से ही उसे सुरक्षित बनाना। अगर रेगुलेटर अकेले नियम बनाता, तो हो सकता था कि वे नियम स्पेस स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी रूप से असंभव होते या आर्थिक रूप से बहुत महंगे पड़ते। हाँ, सिक्योर बाय डिजाइन का सीधा सा मतलब है कि जब कोई सैटेलाइट या उसका कम्युनिकेशन पेलोड ड्राइंग बोर्ड पर होता है, मतलब जब उसका सिर्फ नक्शा बन रहा होता है, बिल्कुल, तभी से उसकी सुरक्षा तय की जाए। देखिए, स्पेस प्रणालियों में हमेशा साइज, वेट और पावर, जिसे स्वैप कहते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है। हाँ, अंतरिक्ष में आप भारी चीजें नहीं भेज सकते। आप सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उसमें कोई भारी एन्क्रिप्शन मॉड्यूल या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर नहीं जोड़ सकते। वो तो पहले से फिक्स होता है। इसीलिए एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को शुरुआत से ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर आपको कोई सुरक्षित किला बनाना है, तो आप पूरी इमारत खड़ी करने के बाद ये नहीं सोचते कि दरवाजे कहाँ लगाने हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप नींव रखते समय ही सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात पर जोर देना जरूरी है, ये फ्रेमवर्क सलाहकार प्रकृति का है, यानी एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल नहीं, लेकिन इसकी पहुंच बहुत व्यापक है। ये सरकारी एजेंसियों से लेकर सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स, ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटर्स, वेंडर्स और निजी अंतरिक्ष उद्यमों तक सभी पर लागू होता है। और इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी में जो खंडवार सुरक्षा नियंत्रण का ढांचा दिया गया है, वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। सेगमेंट वाइज सिक्योरिटी कंट्रोल्स। हाँ, उन्होंने पूरे नेटवर्क को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। जी। अंतरिक्ष सेगमेंट, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार लिंक यानी कम्युनिकेशन लिंक्स और यूजर टर्मिनल। इस तरह का जो सेगमेंटेशन है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हर नोड की अपनी अलग कमजोरियां होती हैं। मतलब हर हिस्से को हैक करने का तरीका अलग होता है। हाँ, अगर हम यूजर टर्मिनल की बात करें, जैसे कि वे छतरियां या डिश एंटेना, जो हमारे घरों की छतों पर लगे होते हैं। बिल्कुल, जो घरों या ऑफिस की छतों पर सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लगाए जाते हैं, वे पूरे नेटवर्क का सबसे बारी हिस्सा होते हैं। हैकर्स अक्सर इन्हीं यूजर टर्मिनल्स को रिवर्स इंजीनियर करके पूरे नेटवर्क में घुसने का रास्ता खोजते हैं, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है। हाँ, और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडवाइजरी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की मांग करती है। जीरो ट्रस्ट मतलब किसी पर भरोसा नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर मौजूद किसी भी डिवाइस या यूजर पर डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं किया जाएगा।
सबको हर कदम पर खुद को वेरीफाई करना होगा। और ये जो संचार लिंक वाला हिस्सा है, इसमें तो जाहिर तौर पर डायनामिक एन्क्रिप्शन और मजबूत की मैनेजमेंट की बात की गई होगी। जी, ताकि डेटा सुरक्षित रहे, ताकि कोई भी उन सिग्नल्स को बीच में इंटरसेप्ट ना कर सके। इन सभी स्तरों पर प्रमाणीकरण, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और घुसपैठ का पता लगाने जैसे सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है। घुसपैठ का पता लगाना यानी इंट्रूजन डिटेक्शन। हाँ, इन सारे सेगमेंट्स को एक साथ सुरक्षित रखना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है ही। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है प्रशासन यानी गवर्नेंस का। एडवाइजरी में सैटकॉम कंपनियों के लिए एक समर्पित CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग टेक इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं उनके लिए CISO कोई नया पद नहीं है। नहीं, IT में तो ये आम बात है। हाँ, लेकिन सैटकॉम सिस्टम चलाने वाले संगठनों के लिए इसे इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कैसा शिफ्ट? देखिए, कुछ साल पहले तक भारत में अंतरिक्ष का मतलब सिर्फ इसरो या सरकारी एजेंसियां होती थीं। सही बात है। वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल्स पहले से ही बहुत सख्त थे और सेंट्रलाइज्ड भी थे। लेकिन अब स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खुल गया है। हाँ, अब कई प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। और जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो रिस्क की लायबिलिटी और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलती किसकी है। बिल्कुल। एक समर्पित CISO की नियुक्ति ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्राइवेट स्पेस कंपनी के बोर्ड रूम में साइबर सुरक्षा को एक सेकेंडरी काम ना माना जाए, उसे सीरियसली लिया जाए। हाँ, उसे एक प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाए। अगर कल को कोई डेटा ब्रीच होता है तो एक स्पष्ट चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए जो उस स्थिति को संभाल सके। लायबिलिटी की बात से मुझे सप्लाई चेन की याद आई। ये एक और बड़ा मुद्दा है। इस एडवाइजरी में उपकरणों के सर्टिफिकेशन यानी इक्विपमेंट सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट पर एक पूरा सेक्शन है। जी। अगर हम एक सैटेलाइट बनाने की प्रक्रिया को देखें तो कोई एक कंपनी स्क्रैच से सब कुछ नहीं बनाती है। कभी नहीं। उसमें लगे हजारों माइक्रोचिप्स, स्टार ट्रैकर्स और एंटेना अलग अलग टियर 2 और टियर 3 वेंडर से आते हैं। दुनिया भर से आते हैं। तो क्या सप्लाई चेन को सुरक्षित करना अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा का सबसे जटिल हिस्सा नहीं है? आप इसे अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा का अकीलेस हील या कहें कि सबसे कमजोर नस कह सकती हैं। अच्छा। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना रही है, लेकिन नेविगेशन के लिए उसने जो माइक्रो कंट्रोलर किसी थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदा है उसमें पहले से ही एक छिपा हुआ हार्डवेयर ट्रोजन या बैकडोर मौजूद है। मतलब बनाने वाले वेंडर ने ही उसमें वायरस डाल दिया। हाँ, तो जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में जाएगा तो वो एक छोटी सी चिप पूरे सिस्टम को हैकर्स के सामने एक्सपोज कर देगी। ओहो। कैसे एक साधारण उपकरण बनाने वाला वेंडर भी पूरी अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए सर्टेन की गाइडलाइंस ये अनिवार्य करती हैं कि केवल सर्टिफाइड और ट्रस्टेड वेंडर से ही उपकरण लिए जाएं। हर वेंडर की जांच होनी चाहिए। हर वेंडर का रिस्क असेसमेंट होना चाहिए और सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके साथ ही इंसिडेंट रिस्पांस के तहत घटनाओं का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए सर्टेन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। जी, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत सर्टेन को की जानी चाहिए ताकि पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क को अलर्ट किया जा सके। ये तो हुई भारत की आंतरिक तैयारियों की बात। लेकिन इस एडवाइजरी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक लगा वो था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इसका तालमेल। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हाँ, जब मैं स्रोत में इन फ्रेमवर्क्स के नाम पढ़ रही थी, जैसे ITU, CCSDS, NIST और विशेष रूप से स्पेस शील्ड, ट्रेक्स और स्पार्टा। नाम सुन के कैसा लगा? मुझे लगा जैसे मैं हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ रही हूँ। हाँ, नाम काफी सिनेमैटिक है। मतलब ट्रैक्स, जिसका फुल फॉर्म है टारगेटिंग, रिकॉग्नाइजेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन किल चेन फॉर स्पेस, और स्पार्टा यानी स्पेस अटैक रिसर्च एंड टैक्टिक एनालिसिस। ये नाम सुनने में जितने भारी हैं, इनका काम भी उतना ही आक्रामक लगता है। नाम वाकई बहुत नाटकीय लगते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही क्रिटिकल और टैक्टिकल है। तो ये स्पार्टा आखिर है क्या? अगर हम स्पार्टा की बात करें तो ये कोई कानून या पॉलिसी नहीं है, ये हैकर्स की रणनीतियों का एक पूरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स? जो लोग साइबर सुरक्षा की दुनिया को जानते हैं उन्हें माइटर अटैक फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा। हाँ, वो काफी मशहूर है। स्पार्टा अंतरिक्ष के लिए उसी तरह का एक फ्रेमवर्क है।
ये ब्यौरेदार तरीके से बताता है कि कोई एडवर्सरी या हैकर अंतरिक्ष प्रणालियों पर हमला करने के लिए कौन सी विशिष्ट तकनीकें इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मतलब वो कैसे अटैक करेंगे इसकी लिस्ट। हाँ, चाहे वो डिनायल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक हो या फिर टेलीमेट्री डेटा को मैनिपुलेट करना हो। तो इसका मतलब है कि स्पार्टा एक तरह से हैकर्स के दिमाग को पढ़ने और उनकी प्लेबुक को डिकोड करने का तरीका है। बिल्कुल सही समझा आपने। और ट्रिक्स का क्या रोल है? इसके नाम में ही किल चेन शब्द है। हाँ, ट्रैक्स का पूरा फोकस उस किल चेन को मैप करने पर है। देखिए, हैकिंग कोई एक बटन दबाने वाला काम नहीं है। फिल्मों की तरह नहीं होता। नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें टारगेटिंग, रिकग्नाइजेंस यानी जासूसी करके सिस्टम की कमजोरियां खोजना और अंत में एक्सप्लॉयटेशन शामिल होता है। ट्रैक्स इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण को समझने में मदद करता है ताकि हमारे डिफेंडर्स उस चेन को बीच में ही तोड़ सकें। और बाकी जो मानक है, इसके अलावा भारत के ये फ्रेमवर्क ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और CCDS जैसे वैश्विक मानकों के साथ भी तालमेल बिठाता है। ये तालमेल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी देश अकेला काम नहीं कर सकता। वहां इंटरऑपरेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपका सैटेलाइट किसी दूसरे देश के ऊपर से गुजर रहा है और वहां के ग्राउंड स्टेशन से डेटा रिले कर रहा है, तो दोनों के बीच एक कॉमन और सुरक्षित प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये बहुत ही लॉजिकल है। अंतरिक्ष की कोई भौगोलिक सीमा तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए वहां काम करने वाले नियम और सुरक्षा मानक भी वैश्विक होने चाहिए। अब जब हम इन मानकों को भारत में लागू करने वाली संस्था यानी सर्टिन की बात कर रहे हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, हाँ, तो इसके इतिहास पर एक नजर डालना भी काफी रोचक है। बहुत दिलचस्प इतिहास है इनका। 2004 में जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या IT एक्ट 2000 की धारा 70B के तहत इसे नामित किया गया था, तब इंटरनेट का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। जमीन आसमान का फर्क था। आज ये संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के अधीन काम कर रही है। बिल्कुल, जब 2004 में इन्होंने काम शुरू किया था, तब उनकी मुख्य चुनौतियां क्या थी? बेसिक वेबसाइट डिफेसमेंट, किसी ने वेबसाइट हैक कर ली, ईमेल फिशिंग और शुरुआती कंप्यूटर वायरस से निपटना। एक राष्ट्रीय 24/7 हेल्प डेस्क से शुरुआत करके आज ये संस्था जो आम हैकिंग से हमें बचाती है, वही अब स्पेस एसेट्स की साइबर सुरक्षा का आर्किटेक्चर तैयार कर रही है। ये विकास ये दर्शाता है कि तकनीक के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञता और उनका दायरा कितनी तेजी से बढ़ा है। सच में पूरे फ्रेमवर्क का सार यही है कि सूचना के युग में सक्रिय रिस्क मैनेजमेंट यानी प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञान और सुरक्षा तभी उपयोगी हैं जब उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। आज के समय में प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ही एकमात्र तरीका है जिससे हम साइबर युद्ध में एक कदम आगे रह सकते हैं। और ये प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशंस या मिलिट्री के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सभी के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। आज हम नेविगेशन के लिए GPS पर निर्भर हैं, रास्ते ढूंढने के लिए। हाँ, हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का टाइम स्टैम्प सैटेलाइट क्लॉक से सिंक होता है और मौसम की सटीक भविष्यवाणी भी इन्हीं उपग्रहों की देन है। तो हम सभी अपने दैनिक जीवन में संचार और डेटा के लिए इन अंतरिक्ष संपत्तियों पर निर्भर है। पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर किसी स्पेस एसेट पर साइबर हमला होता है तो उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए ये विषय हर व्यक्ति से जुड़ा है। सर्टिन का ये फ्रेमवर्क ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि जैसे जैसे हम लो अर्थ ऑर्बिट और उससे आगे अपनी डिजिटल और भौतिक उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, हमारी वो बुनियाद इतनी मजबूत हो कि कोई भी साइबर खतरा हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु न बना सके। बिल्कुल। सिक्योर्ड बाय डिजाइन, मजबूत गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही इस नए फ्रंटियर की ढाल बनेंगे। इस गहरी चर्चा के अंत में हम सभी को सोचने के लिए एक ऐसा विचार मिलता है जो इस फ्रेमवर्क के तथ्यों से तो जुड़ा है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो क्या? देखिए, चूंकि वर्तमान में ये फ्रेमवर्क केवल एक सलाहकार दिशा निर्देश है, हाँ, एडवाइजरी है, तो क्या भविष्य में जैसे जैसे अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और उपग्रहों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाएगी, जो कि हुई है, तो क्या दुनिया को अंतरिक्ष साइबर युद्ध से बचने के लिए सख्त और अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में एक ऐसा ग्लोबल स्पेस साइबर लॉ होगा जिसका पालन न करने पर किसी भी देश या कंपनी के सैटेलाइट को लॉन्च होने से ही रोक दिया जाएगा? पूछने वाली बात है। हम सभी के लिए इस सवाल पर खुद विचार करना बहुत जरूरी है,
ये सोचने का समय है कि तकनीक और सुरक्षा की ये रेस हमें भविष्य में किस तरह के वैश्विक समझौतों की ओर ले जाएगी। आज की इस ज्ञानवर्धक और विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।